बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है दिल महबूब और आज हम बाब नंबर 5 के मशक़ी सवालात करेंगे, जिनमें से पहले जो दो सवालात हैं 5.1 और 5.2 वो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ने हैं। जिनमें पहला सवाल आपका इंतखाबी सवालात का है और दूसरा जो सवाल है वो आपका खाली जगह का है कि खाली जगह आपने पुर करनी है। तो मैं ये आपको समझा भी दूंगा कि किस सवाल का क्या जवाब है और किस तरह से इसका ये जवाब है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। मशक़ी सवालात में जो पहला सवाल है यानी 5.1 वो है दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। ये हमारे पास कसीर इंतखाबी सवालात हैं और इनमें हमने दुरुस्त जवाब को चुनना है। सबसे पहले नंबर पर जो हमारे पास सवाल है वो है एक लिस्ट जो कि अपने अंदर एक और लिस्ट रख सकती है कहलाती है। यानी ऐसे लिस्ट जिसके अपने अंदर एक और लिस्ट होती है उसको क्या कहते हैं। पहला जवाब है ऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरा है अनऑर्डर्ड लिस्ट, तीसरा है नेस्टेड लिस्ट और चौथा है डेफिनेशन लिस्ट। आपको पता है कि ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। ये तरतीब वार लिस्ट होती है। इसके अंदर हम एक तरतीब के साथ अपना डाटा शामिल करते हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट वो होती है जो बग़ैर किसी तरतीब के होती है, जो कि तरतीब में नहीं होती, जिसमें हम अपना डाटा अगर उसकी तरतीब को चेंज करके भी लिखें यानी उसकी तरतीब को तब्दील करके भी लिख दें अपने डाटा को, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। डेफिनेशन लिस्ट जो है उसके अंदर हमने एक तफसील लिखी होती है और वजाहत लिखी होती है लिस्ट के अंदर जो अनासिर हैं उनकी। जबकि नेस्टेड लिस्ट वो लिस्ट होती है कि एक लिस्ट के अंदर मज़ीद लिस्ट अगर पाई जाए तो उसे हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। तो उसने पूछा भी यही हुआ है कि एक लिस्ट जो अपने अंदर एक और लिस्ट रख सकती है वो क्या कहलाती है, नेस्टेड लिस्ट कहलाती है। नंबर 2, HTML कोड एक डैश लैंग्वेज नहीं है। HTML का जो कोड हम लिखते हैं इसमें टैग्स होते हैं, इसमें स्टेटमेंट्स नहीं होती, इसमें होते हैं टैग्स। तो ये कौन सी लैंग्वेज नहीं? सबसे पहले है प्रोग्रामिंग, नंबर 2 पे है मार्कअप, नंबर 3 पे है दोनों 1 और 2 और नंबर 4 पे है कोई भी नहीं। तो हमने इसमें से वो जवाब मुंतखब करना है जो कि HTML लैंग्वेज नहीं है। मार्कअप लैंग्वेज तो है HTML, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि HTML किसका मुखफ़फ़ है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। तो ये एक मार्कअप लैंग्वेज तो है, लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर, कोई प्रोग्राम, कोई एप्लीकेशन नहीं बनाई जाती। इसके अंदर वेब पेज बनाया जाता है और इसमें स्टेटमेंट्स इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि इसके अंदर टैग्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिस वजह से इसको मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है और यही वजह है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहलाती। नंबर 3, वेब पेज को डैश का इस्तेमाल करते हुए बनाया या तब्दील किया जाता है। यानी जब भी हमने अपना वेब पेज बनाना होता है तो उसके लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कि हमने अभी तक नोटपैड के ऊपर काम किया। हमने नोटपैड के अंदर अपने टैग्स लगाए और उस फाइल को महफूज करते हुए हमने उसकी एक्सटेंशन कर दी .html या htm। तो ज़रूरी नहीं है कि नोटपैड हो। नोटपैड पे इसलिए मैंने आपको काम करवाया था क्योंकि आप सबके कंप्यूटर में बाआसानी ये मौजूद होगा। लेकिन एडिटर, जो टेक्स्ट एडिटर होता है वो कोई भी हो सकता है। तो पहला जो हमारे पास जवाब उसने लिखा हुआ है वो है नोटपैड++, ये भी एक टेक्स्ट एडिटर होता है। दूसरा है नोटपैड, ये भी एक टेक्स्ट एडिटर है जिसके ऊपर हम अभी तक काम करते रहे। और नंबर 3 पे है टेक्स्ट एडिट, ये भी एक टेक्स्ट एडिटर है। और नंबर 4 पे है तमाम। तो इसका जवाब है तमाम, क्योंकि टेक्स्ट एडिटर कोई भी हो सकता है, बस आपने उसमें से फ़ाइल को सेव करते हुए उसकी एक्सटेंशन लगा देनी .html। इस तरह करने से आपकी फ़ाइल जो है वो एक वेब पेज के तौर पर सेव होगी और वेब ब्राउज़र में ओपन होगी। और नोटपैड++, नोटपैड और टेक्स्ट एडिट, ये तीनों हमारे पास वेब पेज को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। HTML का कोड हम इनके अंदर लिखते हैं। ये तीनों टेक्स्ट एडिटर हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब है नंबर 4 यानी तमाम। आगे है नंबर 4 पे, एक HTML आंसर आम तौर पर डैश टैग्स पर मुश्तमिल होता है। एक जो HTML का आंसर है, आंसर मतलब एलिमेंट, HTML का जो आंसर है वो कितने टैग्स पर मुश्तमिल होता है? जाहिर सी बात है कि वो मुश्तमिल होगा स्टार्ट टैग पे और एंड टैग पे, यानी ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के ऊपर।
तो पहला जवाब उसने लिखा हुआ है स्टार्ट, दूसरा लिखा हुआ है एंड, तीसरा है स्टार्ट और एंड, और चौथा है कोई भी नहीं। तो इसका दुरुस्त जवाब है तीसरा, नंबर 3 पे स्टार्ट और एंड, क्योंकि जो HTML का आंसर है जो आमतौर पर इस्तेमाल होता है उसके लिए स्टार्ट और एंड दोनों का टैग इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके अंदर ये आंसर को लिखा जाता है। तो दुरुस्त जवाब है नंबर 3 यानी स्टार्ट और एंड दोनों। नंबर 5, अपने अंदर मेटा डाटा रखता है। मेटा डाटा का मतलब है कि डाटे का भी डाटा। तो पहला जो इसका जवाब उसने लिखा है वो है बॉडी टैग, दूसरा है हेड टैग, तीसरा है टाइटल टैग और चौथा है HTML टैग। तो मेटा डाटा जो अपने अंदर रखता है वो होता है हेड टैग। हेड टैग के अंदर डाटा होता है डाटे के बारे में, तो इसका दुरुस्त जवाब है नंबर 2 यानी हेड। नंबर 6, एक HTML पेज को महफूज करने के लिए हम डैश एक्सटेंशन इस्तेमाल करते हैं। अभी कुछ देर पहले भी मैंने आपको बताया और अभी तक जितने भी मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाए स्क्रीन के ऊपर, उसमें हर फाइल को सेव करते हुए हमने उसकी एक्सटेंशन लगाई थी .html, और मैंने आपको बताया था आप .htm भी लगा सकते हो। तो इसमें पहला जो जवाब उसने लिखा हुआ है HTM है, दूसरा HTML, तीसरा है 1 और 2 दोनों, और चौथा है दोनों। तो इसका दुरुस्त जवाब है नंबर 4 यानी HTM और HTML, इनमें से कोई भी हम एक्सटेंशन लगा सकते हैं अपने HTML वेब पेज की। नंबर 7, HTML डॉक्यूमेंट में डैश किस्म की हेडिंग हो सकती है। यानी HTML का जब हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं उसमें हेडिंग की कितनी इकसाम होती हैं। अब आपको याद होना चाहिए, हमने पढ़ा था H1, H2, H3, H4, H5 और H6, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो पहली हेडिंग है यानी H1 वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है बाकी तमाम हेडिंग की निस्बत। जो दूसरे नंबर पे होती है वो पहली वाली से थोड़ी छोटी होती है। इस तरह करते करते ये हमारे पास कुल 6 हेडिंग्स बनती हैं। तो HTML डॉक्यूमेंट में 6 किस्म की हेडिंग हो सकती हैं। नंबर 8, टैग मुआद को टेबल की शक्ल में दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी हमारा जो मुआद है वो किस टैग के ज़रिए से टेबल की शक्ल में दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, इसका मतलब ये है असल में। तो पहला जो उसने जहाँ पर जवाब लिखा हुआ वो है TD तो होता है टेबल के डाटा के लिए, दूसरा है टेबल, तीसरा है TR और चौथा है TH। TR रो के लिए होता है यानी कतार के लिए होता है, TH जो है वो हेडर के लिए होता है, हेडिंग के लिए। तो इसमें बचा फिर टेबल। तो टेबल का जो टैग है ये क्या करता है कि एक टेबल बनाकर उसके अंदर जितना भी मवाद है यानी डाटा है वो दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है टेबल की शक्ल में। नंबर 9, एक हाइपर लिंक को हम डैश पर लगा सकते हैं। हाइपर लिंक को हम किस पर लगा सकते हैं, तस्वीर पर, टेक्स्ट पर, या दोनों के ऊपर लगा सकते हैं, या कोई भी नहीं। तो इसका दुरुस्त जवाब है दोनों पर। आपको पता होगा कि जब हमने हाइपर लिंक बनाया था तो हमने तस्वीर को भी हाइपर लिंक बनाना सीखा था और हमने टेक्स्ट को भी हाइपर लिंक बनाना सीखा था, जिस पर क्लिक करने से हम किसी वेब पेज में पहुंच जाते हैं। नंबर 10, बॉडी टैग डैश को एक वेब पेज की बैकग्राउंड पर तस्वीर पर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी बॉडी टैग जो है उसमें कौन सा टैग ऐसा इस्तेमाल होता है जो कि तस्वीर को बैकग्राउंड के तौर पर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये असल में बैकग्राउंड जो है ये IMG के टैग के साथ इस्तेमाल होता है। हमने पढ़ा था कि वो एक बैकग्राउंड हमारी लगा दी जाती है पेज की। तो इसका पहला जो जवाब उसने लिखा है वो है BG, दूसरा है बैकग्राउंड, तीसरा है BGIMGE और चौथा है दोनों 1 और 2। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है बैकग्राउंड, क्योंकि बैकग्राउंड का हम एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हुए हम अपने वेब पेज की बैकग्राउंड तस्वीर बाआसानी लगा सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास सवाल नंबर 5.2, खाली जगह पुर करें। ये पहली खाली जगह है। एक सेल को एक से ज़्यादा कतारों पर फैलाने के लिए डैश इस्तेमाल होता है। हमने पढ़ा था एक से ज़्यादा सेल्स में फैलाने के लिए हम कॉल स्पैन इस्तेमाल करते हैं और एक से ज़्यादा कतारों में फैलाने के लिए हम रो स्पैन इस्तेमाल करते हैं। और इसके लिए मैंने आपको सरगर्मी भी करवा दी 5.6, उसमें भी आपको समझ आ गई होगी, उससे पहले भी हमने मिसाल की है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है रो स्पैन। तो रो स्पैन इसका दुरुस्त जवाब है, क्योंकि एक सेल को एक से ज़्यादा, यहाँ पर बात हो रही कतारों की, तो एक से ज़्यादा कतारों में फैलाने के लिए हम रो स्पैन का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, हम एक ख़ास टेक्स्ट जो कि हाइपरलिंक
कहलाती है, पर क्लिक करके दूसरे पेज पर जा सकते हैं। तो इसका जवाब हाइपरलिंक है, क्योंकि उसने कहा है कि वो क्या चीज़ है जिसके ज़रिए से हमें ख़ास टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो हम दूसरे पेज पर जा सकते हैं, तो उसे हाइपरलिंक कहते हैं। तो डैश में जो जवाब आएगा वो हाइपरलिंक होगा। नंबर 3, एक वेब पेज के टेक्स्ट को अपनी मर्ज़ी का रंग देने के लिए डैश एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है। यानी जब भी हमने अपनी मर्ज़ी का रंग देना हो किसी वेब पेज को, तो उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए रंग देने के लिए हम वैसे तो फ़ॉन्ट का एक टैग इस्तेमाल करते हैं, और उसके लिए फ़ॉन्ट के टैग के अंदर एक उसका एट्रीब्यूट होता है कलर। तो जब हमने वेब पेज का जो टेक्स्ट है उसको अपनी मर्ज़ी का रंग देना है, तो उसके लिए हम कलर का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम याद रखें कि अगर हमारे पास एक मुकम्मल वेब पेज का जो टेक्स्ट है उसका रंग तब्दील करना चाहते हैं, किसी एक का नहीं, तो उसके लिए फिर हम टेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे। आपको याद होगा कि बॉडी के टैग के अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट के अंदर हम फिर उसको कलर नंबर देते हैं। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो टेक्स्ट होगा यहाँ पर, क्योंकि उसने पूरे वेब पेज का जो टेक्स्ट है उसका कलर तब्दील करने के लिए कहा। उसके बाद है नंबर 4, HTML में तस्वीर डैश टैग इस्तेमाल करते हुए लगाई जाती है। यानी अगर आपने तस्वीर लगानी है तो कौन सा टैग इस्तेमाल किया जाता है तस्वीर लगाने के लिए, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है IMG। तो IMG का टैग लगाया जाता है। तो HTML में तस्वीर IMG टैग इस्तेमाल करते हुए लगाई जाती है। नंबर 5, डैश एक तरीका वज़ा करता है जिसको इस्तेमाल करते हुए पेज की बनावट यानी लेआउट डिज़ाइन करते हैं और दूसरे नासिर लगाए जाते हैं। तो इसका जवाब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML जो है ये एक ऐसा तरीका वज़ा करता है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम अपने वेब पेज की बनावट यानी उसका जो डिज़ाइन है या जो लेआउट है वो बना लेते हैं और दूसरे नासिर लगा सकते हैं उसके अंदर। नंबर 6, HTML एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि डैश बनाने में इस्तेमाल होती है। तो HTML एक कंप्यूटर के शोबे की ही ज़ुबान है, एक लैंग्वेज है जो कि क्या बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। जाहिर सी बात है, हमने पढ़ा था कि हम वेब पेज बनाते हैं इसके ज़रिए से, तो इसके ज़रिए से हम वेब पेज बआसानी बना सकते हैं और ये इतनी मुश्किल भी नहीं होती। तो इसका जवाब है वेब पेज। नंबर 7, बी टैग टेक्स्ट को बोल्ड या नुमाया करने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ उसने डैश लिखा हुआ ना, उसने लिखा हुआ है कि डैश टैग टेक्स्ट को बोल्ड या नुमाया करने के लिए इस्तेमाल होता है। कि वो कौन सा टैग है जो कि टेक्स्ट को बोल्ड या नुमाया करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिससे हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो इसका जवाब है बी का टैग। तो हम बी यानी बोल्ड का टैग लगाते हैं और ये एक पेयर टैग है, इसकी ओपनिंग भी होती है और क्लोजिंग भी होती है। नंबर 8, ऐसे टैग्स और टेक्स्ट जो पेज पर ज़ाहिर नहीं होते उनको डैश सेक्शन में लिखा जाता है। यानी हमारे पास ऐसे टैग्स हों और टेक्स्ट हो जो कि जब वेब पेज बने तो उसमें ज़ाहिर ना हो, लेकिन वो वहाँ पर महफूज रहें। जब हम अपनी कोडिंग देखें तो उसमें वहाँ पर वो महफूज हों, तो उसको हम कहते हैं हेड सेक्शन। तो ऐसे टैग्स और टेक्स्ट जो पेज पर ज़ाहिर नहीं होते उनको हेड सेक्शन में लिखा जाता है। जैसे आपको याद होगा हेड सेक्शन में मैंने टाइटल लिखा था या कुछ लिखा था उसके अंदर, तो वो नज़र नहीं आया, वो आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा किया था। नंबर 9, लाइन को ब्रेक करने के लिए डैश टैग इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप सबको याद होना चाहिए, हमने पढ़ा था कि लाइन ब्रेक करने के लिए यानी अगली लाइन में अपने कर्सर को भेजने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं BR के टैग का, और ये एक सिंगुलर टैग है, जहाँ पे लगा होगा इससे अगली लाइन नीचे वाली लाइन में लिखी जाएगी। तो इसके लिए हम लगाते हैं BR का टैग। तो इसका दुरुस्त जवाब है BR। तो याद रखिएगा कि जब आप टैग लिख रहे होंगे तो उसको ग्रेटर दैन और लेस दैन के साइन के अंदर लिखना है। जैसे ये वाली जो खाली जगह इसमें मैंने आपको बताया हेड, इससे ऊपर मैंने आपको बताया सवाल नंबर 8 में, और उससे पहले सवाल नंबर 7 में मैंने आपको बताया बी टैग। तो ये आपने याद रखना है, जब टैग लिखने हैं तो एंगल ब्रैकेट्स हम टैग के इर्द गिर्द लगा देते हैं। नंबर 10, अगर वेब पेज पर तस्वीर ना नज़र आए तो इसकी जगह टेक्स्ट लगाने के लिए डैश टेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं। यानी आपने अपने वेब पेज में तस्वीर लगा दी, लेकिन खुदा नास्ता किसी वजह की बुनियाद पे वो नज़र नहीं आ रही या सही तरह से लोड नहीं हो रही, तो उसकी जगह पर कौन सा टेक्स्ट आप दिखाना चाहते हो उस बंदे को जो आपका वेब पेज इस्तेमाल कर रहा है, जो आपका सारिफ है। तो उसके लिए हम फिर ऑल्ट यानी ALT का इस्तेमाल करते हैं, और जो हमने टेक्स्ट लिखा होगा वहाँ पे नज़र आएगा। इसका मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाया हुआ है, जिसमें जब तस्वीर लोड नहीं हो रही थी, नज़र नहीं आ रही थी, तो उसकी जगह पर टेक्स्ट नज़र आ रहा था। तो वो अगर आपको याद है तो इस बात की समझ आ रही होगी आपको जो मैंने आपको बताया।
तो इसका जवाब होगा कि अगर वेब पेज पर तस्वीर ना नज़र आए तो इसकी जगह टेक्स्ट लगाने के लिए डैश टेक्स्ट इस्तेमाल होता है, और वो है ALT यानी ऑल्ट का। तो ALT लगाकर इसको बराबर करके तो हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो पैगाम लिख देंगे जो हम दिखाना चाहते हैं उस जगह पर कि तस्वीर अभी लोड नहीं हो रही। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो जैसा कि आपने देखा, हमने जो पहले 2 मुश्किल सवालात हैं उनको हल कर लिया, हमने इंतखाबी सवालात भी कर लिए, और हमने जो खाली जगह पुर करने वाला सवाल था वो भी कर लिया। दोनों के 10-10 सवाल थे, उनको हमने पढ़ लिया, उनको वाज़ेह तौर पर उनका जवाब जो है वो भी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।